दोस्तों, क्या हाल चाल है। हमने पिछले लेक्चर में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस का पहला पार्ट एसिड्स के बारे में पूरा डिटेलिंग में जान लिया डिटेल क्या होता है। अब इस चैप्टर के अंदर हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेस क्या होते हैं और ये सब चीज़ें डिटेलिंग में जानेंगे बेस क्या है। उससे पहले आप हमारे चैनल ज्ञान क्लासेस को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज पहला चैप्टर सेकंड क्लास 10 का। चलिए, ठीक है। और तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं बेस। बेस क्या होता है, ठीक है, बेस क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं कि बेस क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट के बारे में ये चैप्टर हमारा चल रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं। जो बेस होते हैं वो सब टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर्स होते हैं। जितने भी बेस होंगे उनका जो केमिकल सब्सटेंट होता है वो टेस्ट में हमेशा बीटर मीन्स कड़वा होता है। बीटर मीन्स होता है कड़वा टेस्ट एंड ऑल्सो द सोपी इन द, ठीक है, मतलब क्या, इन्हें छूने पर इनका जो टेक्सचर होता है, छूने पर वो सॉपी होता है, चिकना होता है। कितनी किसी भी बेस को छू के, जैसे आप शैम्पू हो गया, आप आपका साबुन हो गया, ये सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्यों, इनको छूने पे क्या होगा, सिपली होगा। और कभी टेस्ट करा हो, आप नहाते समय कभी साबुन चला गया, शैम्पू चला गया मुंह में, तो आपको कैसा फील होता है, कड़वा सा फील होता है। तो ये सब क्या होते हैं, बेस। बेस की प्रॉपर्टीज़ यही कहती है कि बेस जो होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और दूसरी बेस जो होते हैं, बेस को पहचानते कहते हैं कि लिटमस पेपर आता है। हमने एसिड में पढ़ा था, एसिड में क्या था, ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में मिलाएंगे तो रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में क्या होता है, उल्टा होता है। रेड लिटमस पेपर को उसमें मिलाएंगे बेस में तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेस केमिकली अपोजिट कह सकते हैं कि जो बेस होता है वो एसिड से अपोजिट होता है और उसमें ऐड टू एसिड टू द न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। मतलब कि कहने का है कि किसी भी अगर एसिड्स के अंदर हम बेस को मिला देंगे तो वो आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को मतलब ख़त्म कर देंगे और वो सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सॉल्ट भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इफेक्ट ऑफ एसिड्स कहलाता है। तो बेस इज केमिकल सब्सटेंस न्यूट्रलाइज एसिड। वही चीज़ बेस केमिकल जो होता है एसिड के साथ मिलकर वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब नोट डालते हैं। ठीक है, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड आर और हाइड्रो ऑक्साइड आर बेस। जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड में, ये सब बेस होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि हमने क्या पढ़ा था पीछे एसिड वाले में, किसी भी एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, बेस बनाता है। और सॉल्ट क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो कहने का मतलब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सबरे क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं, जो एक्सेस रिएक्ट करने पर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, लाइम्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैंग लाइम्स, ये सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, जैसे हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये सब भी क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्यों, क्योंकि ये एसिड्स के साथ मिलने पर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जैसे NH2, ये सब हमने ऊपर देखे, ये सब क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, अमोनिया सॉल्यूशन, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। अब एसिड्स का हमने पढ़ चुका था। एसिड जो होते हैं टेस्ट में सोर होते हैं और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, बीटर्स होते हैं। अब क्या होता है, एसिड्स में हम जब ब्लू कलर का लिटमस पेपर आता है उसे हम अगर एसिड में मिलाते हैं तो ब्लू किस में हो जाता है, रेड में हो जाता है। और इसमें बीटर में क्या होता है, बेस में क्या होता है कि रेड को ब्लू में मिलाते हैं। ठीक है, अपोजिट होता है तो एसिड का, और वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब एसिड ब्रीज मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन द कार्बोनेट सॉल्ट एंड रिलीजिंग CO2। क्या होता है कि जित सारे जो मेटल्स होते हैं वो एसिड रिएक्ट करने पे क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड रिलीज़ करते हैं और ये कार्बोनेट सॉल्ट और रिलीज़ करते हैं, CO2 के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं एसिड। ठीक है, और जो हमारे एसिड्स होते हैं वो स्लिपरी होते हैं। टच करोगे तो आपको कैसा फील होगा बच्चों, स्लिपरी टाइप का फील होगा, चिकना चिकना सा। ठीक है, देखा होगा अपना के साबुन हाथ में क्या होता है, स्लिपरी सा फील करता है हमारे। ठीक है, अब वाटर सॉल्युबल बेस इन द एल्कलाइन, ठीक है, ठीक है, एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, जितने भी जो बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, पूरी तरह सॉल्युबल हो जाते हैं, उनको हम एल्कलाइन बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर और some base which is dissolved in water without a chemical reaction known as the
एल्कलीज, उन्हें हम एल्कलीज बोलते हैं। देखो क्या होता है, सारे जो बेस होते हैं वो सब एल्कलीज नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे जो बेस होते हैं वो पानी में नहीं मिलते। जो बेस पानी में मिल जाए, मतलब सॉल्युबल हो जाए, मिलने के बाद केमिकल रिएक्शन नहीं करे, बस क्या हो, पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। जब पानी में वो डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उन्हीं को हम एक नई नाम देते हैं, एक नया नाम देते हैं केमिस्ट्री के फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं एल्कलीज। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सारे बेस एल्कलीज नहीं होते, लेकिन सारे एल्कलीज बेस होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर नोन एज एल्कलीज। वही वाली बात है कि अगर जो जो बेस पानी में सॉल्युबल हो, मिल जाए, वो क्या कहलाते हैं? एल्कलीज कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या होते हैं? एल्कलीज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बच्चों। अब वाटर सॉल्युबल बेस क्या होता है? देखो वाटर नोन एज एल्कलीज, हमने अभी पढ़ा कि जो भी एसिड पानी में मिल जाता है उनको बोलते हैं वाटर में मिल जाता है, उसको बोलते हैं एल्कलीज। जैसे आप देखो हमारे पास NaHO4 है, तो हमने पानी में से डिजोल्व करा, तो ये क्या होगा? पानी में मिल गया। पानी की कोई सी भी एक ड्रॉप ले लीजिए, आपको उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास बेस था वो पूरी तरीके से क्या होगा? सॉल्युबल हो गया पानी के अंदर। जब वाटर के अंदर पूरे सॉल्युबल हो गया तो वो क्या कहलाएगा? एल्कलीज कहलाएगा। तो ये इसका सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये हमारा, ठीक है। अब जी वही देखो, एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। देखो क्या है, ये सारे जो हैं वो क्या है? बेस हैं, ठीक है। ये सब बेस हैं, ठीक है। तो और अंदर आप एक छोटा पोर्शन देख रहा होगा जो एल्कलीज दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है कि सारे बेस जो होते हैं वो एल्कलीज नहीं होते, लेकिन सारे जो एल्कलीज होते हैं बेस होते हैं। देखो बेस CO2 और क्या ZNO3, ये जो होते हैं ये बेस होते हैं, ये एल्कलीज नहीं होती, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन कुछ NaHO और KOH जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें एल्कलीज कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितने भी बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाएं वो एल्कलीज कहलाते हैं, और जो पानी में डिज़ोल्व ना हो बेस, वो हमारे बेस कहलाते हैं। कह सकते हो कि एल्कलीज, जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सब बेस होते हैं, लेकिन जितने भी बेस होते हैं वो एल्कलीज नहीं होते। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे क्या है, व्हाट डू यू कॉम बेस होता है। अब सबसे मेन चीज़ है कि जैसा कि हमने पढ़ा था एसिड्स में एक चीज़ कॉमन होती है, ऐसी बेस में भी एक चीज़ कॉमन होती है। हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस आते हैं, कॉमन होता है। जितने में हाइड्रोजन आप वाटर में मिलाओगे, डिजोल्व करोगे, तो वो क्या हाइड्रोजन आयंस में टूटेंगे, तो डिजोल्व वाटर तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ये हमने एसिड में पढ़ा था। ऐसे ही बेस का भी रिएक्शन होता है। बेस क्या करते हैं, जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? H2O आयंस प्रोड्यूस करते हैं। H2O मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो बेस इज सब्सटेंस प्रोड्यूस आयन वी डिजोल्व इन वाटर, वाटर में मिलाने पर ये हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं बच्चों। अब जैसे कि एक देख लो आप, जैसे कि हमारे पास NaHO है, इसे हमने क्या वाटर में डिजोल्व करा, तो क्या होगा? क्या सोडियम अलग होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस अलग होंगे। ऐसी K2 में के आयंस और हाइड्रोक्साइड रिलीज होंगे। ऐसे ही देखिए, तो कहने का मतलब जितने भी बेस होते हैं वो वाटर में डिजोल्व करने पर क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ये कॉमन होती है, हर बेस की प्रॉपर्टी के अंदर सिमिलर होती है, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, हमारे पास क्या NaHO है, ठीक है। NaHO में पानी मिलाया तो देखो आपने सोडियम अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड। तो उसका मतलब वाटर में डिजोल्व करने पर ये जो बेस होते हैं वो क्या क्या रिलीज़ करते हैं? ये रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्साइड। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब और कुछ जानते हैं इसके बारे में। सो जो बेस है सिमिलर प्रॉपर्टी हमको हाइड्रोक्साइड, जितने भी बेस होते हैं उनकी सेम प्रॉपर्टी होती है कि उनमें हाइड्रो आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। और पानी पे मिलाने पर वो क्या रिलीज़ करते हैं? हाइड्रो आयंस रिलीज़ करते हैं। व्हेन द वाटर एट बिकम द, अब जैसे हमने पीछे एसिड्स में पढ़ा था कि डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेशन एसिड पढ़ा था, ऐसी बेस भी डाइल्यूट होते हैं और कंसनट्रेशन का सेम उसी की तरह। अगर कंसनट्रेशन बेस वो होते हैं जिनमें वाटर बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो उनको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन हाइड्रोजन, ठीक है। कंसंट्रेशन बेस बोला जाता है, ठीक है। और जिनमें हम पानी ऐड कर दें, ज़्यादा पानी ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाते हैं? डाइल्यूट बेस बन जाते हैं, बिल्कुल सेम एसिड की तरह, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि कंसंट्रेट एसिड आयन पर वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज, मतलब कि आप जितना वाटर्स में इंक्रीज करते जाओगे वो हाइड्रोजन आयन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा उसका वॉल्यूम, और उस वजह से क्या होगा? वो डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात ना समझ लो कि कंसंट्रेशन बेस वो बेस होते हैं जिनमें वाटर बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस वो बेस होते हैं जिनमें वाटर की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बेस है द लेस अमाउंट ऑफ वाटर, डाइल्यूट एसिड वही वाली बात की, जितने भी डाइल्यूट एसिड में अमाउंट ज़्यादा होती है।
अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखो, एसिड था, एसिड्स में हमने वाटर, ठीक है, वाटर में हमने एसिड्स मिलाया, जब वाटर में एसिड मिलाया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए, ठीक है, वाटर के साथ। और ऐसे अगर हम बेस को वाटर में मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स रिलीज करेगा, HO नेगेटिव रिलीज करेगा। तो ये इन दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है अपनी अपनी, ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको, ठीक है। अब कुछ कॉमन बेस हैं जिन्हें हम कुछ केमिकल नेम है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक पोटाश बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्रोजन, अमोनिया वाटर। ये सब आप देख लीजिए कॉमन नेम, क्यों, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में वन MCQ के फॉर्म में पूछ सकता है कि अमोनिया वाटर को हम कॉमन नेम क्या है उसका, तो कॉमन नेम हमारा क्या है, हाउस होल्ड अमोनिया बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इन सबको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, कॉमन बेसिस है हमारे। अब चलिए अब पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में, ठीक है। हमने पहले बेस की प्रॉपर्टी डाल ली थी, अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे कि वीक एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसी तरीके से क्या होते हैं, वीक बेस भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। तो इनके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या, द बेस विज कम्प्लीटली आयरनाइज इन द वाटर टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रो आयंस एट इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। ये कहने का मतलब है जितने स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है क्या, कि आप क्या करो, जब भी किसी भी बेस को वाटर में मिक्स करो, किसी भी बेस को आप अगर वाटर में मिक्स करोगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, जब आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में मिक्स करते हो तो वो पूरी तरीके कंप्लीट तरीके से आयरनाइज हो जाता है, और पूरी आयरनाइज होने की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसमें से हाइड्रो आयन्स की वजह से अलग हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaHO, ठीक है, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर KOH आर द स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज दे आर कंप्लीट आयन वाटर प्रोड्यूसर लार्ज ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। कहने का मतलब है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वाटर के साथ मिलने से कम्प्लीटली पूरे आयरनाइज हो जाते हैं, और वो उनमें क्या नहीं रहता, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। और उनके एग्जाम्पल है जैसे सोडियम हो गया हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब सिंपल सा आपकी समझ में आया होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ प्रॉपर्टी, कहने का मतलब है जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो 100% डी एसोसिएट हो जाते हैं वाटर के साथ। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं उसके किसके, उसके केमिकल का। जैसे कि हमारे पास आपको दिख रहा है NaHO है, ठीक है, उसे हमने क्या करा, वाटर के साथ मिक्स करा तो हमें क्या मिला, Na सोडियम मिला अलग से, Na, ठीक है, Na, और साथ में हाइड्रोजन आयंस क्या हो गए, अलग हो गए, तो कह सकते हैं पूरी तरीके से आयरनाइज हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो सॉल्युबल रूल ऑल सॉल्युबल इन हाइड्रोक्साइड, तो इनका सॉल्युबिलिटी रूल क्या होता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर से मिलने के बाद पूरी तरीके से हाइड्रोक्साइड अलग हो जाते हैं। तो अदर कॉमन स्ट्रॉन्ग इंक्लूडिंग द ऐसे और भी बहुत कॉमन स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे CO2 और ये सब जो होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आयरनाइज दैट इज ऐड टू हाइड्रोजन इज ओवरलैंड बैलेंस इज A2, मतलब कहने का मतलब है जो आयरनिक कंपाउंड होते हैं उनमें अगर हम हाइड्रोक्साइड मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बैलेंस बना देता है, किसके साथ, अपने बेस के साथ। तो इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग बेस का क्या एक प्रॉपर्टीज है, समझ सकते हो। जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारे पास क्या है, NaOH है, ठीक है, NaOH को हमने वाटर में मिक्स करा, जब हमने उसे पानी में मिलाया वाटर में तो आपको दिख रहा होगा सोडियम अलग हो गया और हाइड्रो आयंस अलग हो गए। तो आपको ये दिख रहे होंगे, ये हमारे पास क्या है, सोडियम्स के आयंस है, और ये अलग आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो कहने की तरीके पूरी तरीके से क्या हो गया, आयनाइज हो गया NaHO2 वाटर से मिक्स करने पर, ठीक है बच्चों। उसके बाद वीक एसिड्स क्या होता है, वीक एसिड्स के सॉरी वीक एसिड्स की तरह हमने पढ़ा था, अब वीक बेस के बारे में जानते हैं। वीक बेस होते क्या हैं, जो वीक बेस होते हैं ये भी वाटर के साथ मिलने पर आयरनाइज तो होते हैं, लेकिन ये पार्शियली होते हैं। पार्शियली मतलब कि ये पूरी तरीके से आयरनाइज नहीं होते, पूरी तरीके से आयरनाइज नहीं होते, पार्शियली कुछ ही पार्ट इसका क्या आयरनाइज हो पाता है, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, वीक एसिड्स बोला जाता है। जैसे हमारे पास अमोनिया हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक एसिड वाले क्यों, क्योंकि ये वाटर के मिलने पर ये बहुत ही पार्शियली क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं और हमें हाइड्रोजन आयंस
बहुत ही कम रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से इन्हें क्या बोला जाता है, वीक एसिड्स बोला जाता है। जैसे वीक एसिड्स की आपका एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि हमारे पास देगा NH3 दे रखा। अब हमने क्या करा, देखो कितने NH3, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 NH3 है। तो आपने क्या देखा उसमें क्या हो, केवल कुछ ही के साथ पार्शियली क्या हाइड्रोजन रिलीज हो। तो कहने का मतलब है कि जो वीक एसिड्स होते हैं वो पार्शियली आयरनाइज होते हैं, पूरी तरीके से आयरनाइज नहीं होते वाटर में मिक्स करने पर। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आते हैं वीक एसिड, वीक बेस। ठीक है, वीक बेस में वही चीज़ दिखा रहा है, देखो पार्शियली आयरनाइज है और बाकी बचे हुए हमारे पास क्या इसके साथ एन के साथ जुड़ा हुआ है हमारा बेस। तो इसी तरीके से इन्हें बोलते हैं कि वीक बेस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब कुछ प्रॉपर्टीज पहले जैसे जाना तो वही प्रॉपर्टी है, वही चीज़ें दोबारा देख लिए, कुछ नहीं। क्या होता है, टेस्ट में बीटर होते हैं, छूने पे स्लोपी होते हैं, रेड कलर का लिटमस पेपर आता है, उसे उसमें डालने पे वो ब्लू कलर का हो जाता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में। अगर उसको सॉल्यूशन मिलाते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बेस हो सकती है। बिकॉज ऑल बेस आर द इलेक्ट्रोलाइसिस, जितने भी बेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं। ठीक है, व्हेन द बेस डिजॉल्व इन द वाटर गेट टू आयनाइज, जैसे हम बेस को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो हम क्या होगा, वो जो बेस होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा पानी के मिलने पे। तो एंड टू डू द प्रेजेंस ऑफ वाटर द सॉल्यूशन बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियसली क्या है, जब हम बेस क्या होगा, जब हम सॉल्यूशन का बेस होगा, बेस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, अब वही चीज़ है, रेड लिटमस को डाला, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है बेस का, क्या होता है बेस को रेड लिटमस, क्या होता है बेस को पहचानने के लिए हम कहते हैं एक रेड लिटमस आता है, लिटमस पेपर आता है, उसे हम बेस में डालते तो ब्लू हो जाता है। इसी तरीके से जैसे ही एसिड का एक ब्लू कलर का लिटमस आता है उसे किसमें डालते हैं, उसमें डालते हैं, एसिड में डालते हैं तो वो क्या होता है, रेड हो जाता है। आपको ये दिख रहा होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट, एक तरीके से आपके वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड्स कौन से हैं, बेस कौन से हैं बच्चों। ठीक है, अब आता है बेस टर्न, वही चीज़ बार बार आपको दिख रहा है। ठीक है, बेस इन कनेक्टेड क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वही वाली बात है, जितने भी बेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें आयंस होते हैं, इसी वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपको ये दिख रहा होगा। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। बेस रिएक्ट टू सम मेटल फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अब क्या होता है कि बेस जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। व्हेन द बेस रिएक्ट विद मेटल देन द मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। तो क्या होता है, जब बेस को मेटल का रिएक्ट किया जाता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास क्या है, NaHO है। ठीक है, और हमने जिंक मतलब मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे क्या पास बना, Na2ZNO2। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारा मेल्ट सॉल्ट हो गया, ये हमारा मेटल सॉल्ट हो गया, और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये कहने का जितने भी ऑल मेटल होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद द बेस इन फॉर्म H2। ऐसा नहीं जिस सारे मेटल बेस के साथ मिलने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बेस के साथ मिलने पर क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एंड टू हाइड्रोजन गैस फॉर्म कैन बी आइडेंटिफाई द पॉप साउंड एंड व्हेन टेक द कैंडल नियर। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट है कि आपको पहचानना है कि हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो रही है नहीं हो रही। तो क्या सिंपल सी बात है, आप क्या करो, उसके पास कैंडल ले आओ, कैंडल ले जाने के बाद आपको क्या होगा, एक पॉप का साउंड होगा, जैसे हमने पीछे बता चुका हूँ मैं आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जब बेस और एसिड आपस में मिलकर एक दूसरे का रिएक्ट करते हैं तो ये दो चीज़ें फॉर्म करते हैं। सिंपल सी बात है, दो चीज़ें फॉर्म करते हैं, एक होता है सॉल्ट, दूसरा होता है वाटर। कहने का मतलब सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि कहने का मतलब है कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो अपने एक दोनों की जो क्वालिटीज़ होती है उसको क्या करते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो एक नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एसिड्स है और बेस है, इन दोनों को आपस में हमने रिएक्ट करा तो हमारे पास क्या मिला, सोडियम मिला, सॉल्ट मिला और वाटर मिला। जैसे हमारे पास HCl है, HCl को हमने क्या करा, HCl को हमने NaOH के साथ बेस का रिएक्ट करा तो हमें क्या मिला, NaCl मिला, क्या मिला, सॉल्ट मिला, और H2O पानी मिला, हमें वाटर मिला। तो कहने का मतलब है कि एसिड बेस को जब भी हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, सॉल्ट और वाटर मिलता है। ऐसे ही देखो ये वाला देखो एसिड्स है
और ये हमारे पास बेस है। तो हमने इसका क्या करा, हमारे पास सॉल्ट मिला और हमें क्या मिला, वाटर मिला। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, आपको आसानी से दिख रहा होगा, ठीक है। अब वही चीज़ें दोबारा आपको, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ड्यूरिंग द न्यूट्रल रिएक्शन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ऑब्वियसली कि जब जब क्या होते हैं, एसिड्स और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट आर द आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट द अनायंस फॉर्म ऑफ एसिड एंड कटायन फॉर्म ऑफ बेस। कहने का मतलब है कि देखो क्या होता है, जब एसिड्स होते हैं तो वो इसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, अनायंस बनाते हैं, फॉर्म करते हैं एसिड्स का, और कटायन बेस के साथ फॉर्म करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अनायन मतलब पॉजिटिव और कटायन मतलब नेगेटिव तरीके से हमारा फॉर्म होता है। जैसे हमारे पास HCl है और ये क्या है, NaHO3 है। तो इसका आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, हमारे पास मिलेगा NaCl और H2O वाटर के फॉर्म में हमें ये चीज़ें आपको दिखेंगी। ऐसी H2SO4 है और उसके बाद Na2HO है। तो इनको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा और H2O हमें ये चीज़ फॉर्म होगी। ऐसी HCl है, जब HCl होता है, जब हम क्या कराते हैं, Ca के साथ कार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो Cl2 होता है। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन का। सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है जो सॉल्ट और वाटर आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं। उससे क्या होते हैं, ये अनायंस और कटायन बना है। जो अनायन परस्यूड होता है वो एसिड साइड से होता है, जो कटायंस होते हैं वो, और जो कटायन होते हैं वो बेस साइड से पॉजिटिव होता है, ठीक है। अनायन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कटायन में तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। अब वी ऑल एसिड्स प्रोड्यूस द हाइड्रो। अब आप जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, और जितने भी बेस होते हैं वो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे आर एक्वा सॉल्यूशन वाटर पे मिलने पर, ठीक है। जब रिएक्ट एसिड बेस इन द एक्चुअली रिएक्शन टेक द, तो क्या होता है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया और ये दोनों आपस में H2O क्या बनेगा, H2O वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि क्या होता है, एसिड से हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं और बेस से हाइड्रो ऑक्साइड आयंस अलग हो जाते हैं और ये आपस में मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसकी, वाटर की। तो सिंपल सी बात है, एसिड और बेस को जब आपस में मिलाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो यही चीज़ की एग्जांपल, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल आपको दे रखा है, बहुत सिंपल सी, आपके समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब वही न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड्स होगा, ये बहुत अच्छा डायग्राम था इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया। देखिए सिंपल सी बात, देखो हमारे पास क्या है, ये एसिड्स है, ये बेस है, हमने क्या करा, दोनों को आपस में मिलाया। जब दोनों को आपस में मिलाया तो हमारे पास क्या बना, एक सॉल्ट बना और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एक दूसरे की क्वालिटी को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। वही चीज़ दोबारा डिस्ट्रॉय करते हैं, मैंने कहा ना, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की क्वालिटी को ख़त्म करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, और उससे क्या फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट और वाटर को बनाते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, अब हम पीछे पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस के बारे में। अब इसके कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं कि जब ये रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल के साथ एसिड बेस तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट टू बेस, जब कभी भी नॉन मेटल किसके साथ, बेस का रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो क्या होता है बच्चों, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दे रखा है CO2 दे रखा है, ठीक है, और हमारे पास क्या है N, ठीक है, 2NOH, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से कह सकते हो बेस है ये, ठीक है, बेस है और ये नॉन मेटल है, ठीक है। उसके साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या होएगा, Na2CO2 बनाएगा, साथ ही साथ क्या बनाएगा, H2O पानी बनाएगा। तो ये जो हमारे सॉल्ट बना और ये हमारा क्या बना, वाटर बना। तो कहने का मतलब नॉन मेटल के साथ जब बेस रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल मोस्टली क्या होते हैं, एसिड की ही कैटेगरी में रखे जाते हैं, इसी मारे हम इसको रिएक्ट करने पर ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब यूज़ ऑफ बेस, अब हमने ऐसी एसिड्स का पढ़ा था कि एसिड्स कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, इसी तरीके से हम बेस का यूज़ भी पढ़ेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में या किन किन जगहों पे हम बेस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बेस होता है, इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। कपड़े वपड़े जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग किया है। ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है कपड़े धोने के लिए, जो ब्लीचिंग पाउडर्स बनाए जाते हैं उनमें बेस का यूज़ किया जाता है। ऐसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, क्या होता है,
के लिए क्या होता है, एंड एसिड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे सोडियम कार्बोनेट है, ये वॉशिंग सोडा बनाने का काम आता है। तो इन जगहों पे हम बेस का यूज़ फ्रिक्वेंटली बहुत करते हैं। ठीक है बच्चों। अब यूजेस एसिड्स का यूज़ और बेस या एल्कलीस का यूज़ एक ही बात है। ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो जितने भी क्या होता है, एसिड का यूज जो प्रोड्यूसर क्या किया जाता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाने के यूज़ किया जाता है, हम पेंट बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए और फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम किसका यूज़, एसिड्स का यूज़ है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी हम का यूज़ करते हैं, विनेगर, सिट्रिक और एसिटिक एसिड्स का भी यूज़ करते हैं। फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को बचाने के लिए भी हम ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहे, जैसे अचार हो गया और चिप्स हो गया, इन सब में एसिड्स मिलाए जाते हैं, जिनसे कि क्या हो कि खाना जो हो वो क्या है, प्रिजर्व किया जाता है अच्छी तरीके से, ज़्यादा टाइम पीरियड तक वो फूड चल पड़े। इलेक्ट्रोलाइटिस लेड एसिड एक्यूमुलेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। यूज़ और लेबोरेटरी रीएजेंट बनाने के लिए हम एसिड का बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। अब ऐसी बेस का यूज़ सोप बनाने के लिए, शैम्पू बनाने के लिए और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और बहुत से सेवरल मेडिसिन, दवाइयाँ हो गई, कुछ क्या होता है, एंड एसिड्स हो गए और एस्प्रिन हो गई, ये सब दवाइयों बनाने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे बेस का यूज़। और लेबोरेटरी रीएजेंट के तौर पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ किया जाता है। तो हमने ये इनके यूजेस देखे कि दोनों एसिड और बेस के यूजेस कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है। अब इनके ऊपर चलिए, हमने एसिड और बेस को बहुत फ्रिक्वेंटली डाल लिया कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होता है। एसिड हमारे पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा एसिड्स के बारे में, तो आप बहुत डिटेलिंग में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है। अब ये तो चलो हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया कि क्या होता है, एसिड और बेस क्या होते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में जान लिया, और दोनों को जब आपस में न्यूट्रलाइज कराते हैं तो तब क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने जान ली। अब कुछ उनके पीएच स्केल के बारे में जानते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है, किसकी कितनी खटास ज़्यादा होती है, किस में बेस कड़वाहट ज़्यादा होती है। ये सबको हम क्या करिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, मेज़र करने के लिए हम एक तरीके का स्केल का यूज़ करते हैं। उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। तो उसके बारे में हम डिटेलिंग में भी जानेंगे। तो पहले देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस सॉल्यूशन का क्या क्या स्ट्रेंथ, किसकी कितनी ताकत होती है। तो वाटर पार्शियली आयनाइज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड बट आयरन इज एब्सेंस ऑफ इक्वल अमाउंट प्योर वाटर, नाइदर एसिटिक ना ही बेसिक। क्या होता है कि हम जब वाटर में आयरनाइज करते हैं हाइड्रोजन आयन को और हाइड्रोजन आयंस को और हाइड्रोक्साइड आयन को, तो ये क्या होते हैं, इक्वली प्रेजेंस क्या होते हैं, इक्वली अमाउंट में प्योर वाटर में, ना तो ज़्यादा एसिटिक होते हैं ना बेस। कहने का मतलब है जब हम वाटर में पानी में मिक्स कर देते हैं और ज़्यादा पानी मिक्स करते हैं तो ना तो ये ज़्यादा एसिडिक हो पाते हैं, ना ही ज़्यादा बेस हो पाते हैं बेसिक सॉल्यूशन को। तो उनको पहचानने के लिए हमने एक स्केल का यूज़ करा, उस स्केल का हम डालेंगे। तो we add to acid and to become acidic because hydrogen ions increase in the hydroxide ions। ठीक है, रिस्पेक्टिव टू हाइड्रोजन। जैसे कि हमने क्या करा, किसी वाटर में एसिड मिला दिया, ज़्यादा एसिड मिलाते तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हमने बेस को वाटर में ज़्यादा बेस मिला दिया तो हाइड्रो आयंस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो वी ऐड टू बेस इन द कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस विल बी द इंक्रीज द हैंस द बिहेव इन द बेस। वही बात है कि अगर हम बेस ज़्यादा मिला देंगे पानी में तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड का ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, वो इस जो बेस होगा वो क्या होगा, वो उसका बिहेवियर ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हमने कंसंट्रेशन एसिड्स पढ़ा था, कंसंट्रेशन बेस पढ़ा था, और डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस पढ़ा था। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, पीछे लेक्चर में समझा चुका है। ठीक है। अब क्या होता है, देखो एसिडिक सोल्यूशन क्या होता है। देखो आपको एसिडिक सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन्स दिख रहे होंगे। तो ऑब्वियसली क्या है, जब बेस और एसिड को आपस में मिलाते हैं और अगर मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, तो उस सॉल्यूशन का जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रो आयंस जो होते हैं वो कम मात्रा में मिले। तो अगर वो कम है तो इसका मतलब एसिड ज़्यादा है, तो एसिडिक ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली हमको दिख रहा है। और इसी तरीके से क्या होता है न्यूट्रल सोल्यूशन। अब न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है कि अगर हम सेम बेस और सेम एसिड्स मिलाएं तो ये क्या है, न्यूट्रल होगा। ना तो आपको ये एसिडिक लगेगा, ना ही आपको ये क्या लगेगा बच्चों, वो लगेगा, बेसिक लगेगा। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज होगा, आपको नॉर्मल वाटर की तरह फील होगा। लेकिन अगर आप इसमें बेस मिला देंगे इस वाटर के अंदर, अब क्या करेंगे, तो क्या करा, ठीक है, इस वाटर के अंदर क्या मिला देंगे, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हाइड्रोजन आयन कम दिख रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज़्यादा दिख रहा है। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन एक एग्जांपल दिया है कि सिंपल कहने का मतलब है, जब हमारे पास था एसिडिक था, ठीक है, हमारे एसिड ज़्यादा थे, बेस कम था, इसलिए फिर एसिडिक, और उसमें हमने क्या करा, एसिड मिला दिया। ठीक है, क्या करा हमने उसमें, क्या करा,
हाइड्रो ऑक्साइड आयंस मिला दिए तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। और इसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में फिर हमने क्या मिला दिया, फिर हमने मिला दिया और बेस। जब और बेस मिला है तो हमारे पास क्या हो गया, ये बेसिक सॉल्यूशन हो गया। और उसमें अब क्या हो गया, बेस की मतलब बेस की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गई, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयंस ज़्यादा हो गए और हाइड्रोजन आयंस कम हो गए। इस वजह से क्या हो गया, इसका जो टेस्ट था वो बेसिस से इंक्रीज हो गया। तो ये सिंपल से आपको समझाया गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या है कि एसिडिक सॉल्यूशन द हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशन हाई देन द हाइड्रो ऑक्साइड आयन बेस कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है कि जब एसिडिक सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोनियम आयंस पढ़े थे, क्या थे, ठीक है। अगर उसका हम कंसंट्रेशन हाई करना है तो हम क्या करें, हाइड्रो आयंस को कर दो। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, हाइड्रो ऑक्साइड आयन के कंपैरिजन में। तो कहने का सिंपल था, क्यों एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हम बात करें एसिडिक, जब एसिडिक होगा तो उस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन जो होंगे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, उसके कंपैरिजन जो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन कम होगा। इसी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक ज़्यादा होगा, मतलब टेस्ट में वो बहुत ज़्यादा कड़वा, क्या कहने का मतलब टेस्ट में बहुत ज़्यादा क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है, एक तरीके से क्या खट्टा होगा, खट्टा होगा, ठीक है। ऐसी बेसिक सोल्यूशन है। अब बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, अब बेसिक सोल्यूशन में ऑब्वियसली क्या है कि हमारा जो हाइड्रो आयंस है उसकी जो क्वांटिटी वो कम होगी और हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन है। तो बेसिक में क्या होगा, बेस की प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी और एसिड्स की कम होंगी। इस वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कम होंगे और हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज़्यादा होंगे। इसी वजह से वो बेसिक क्या कहलाएगा, बेसिक सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया होगा। अब पीएच स्केल जानता है, अभी मैंने बताया था पीएच स्केल क्या होता है। इसी तरीके से जब बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन बोथ हैव द हाइड्रो आयंस और हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, दोनों एसिडिक और बेस सॉल्यूशन में क्या होता है, क्या होता है, बेस में क्या होता है हमारा हाइड्रो आयंस होता है और एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है। अब पीएच स्केल इज विच इज द मेजर इन स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन नंबर्स इन 1 0 to 14। अब क्या है कि एक हमारे पास स्केल होता है जिसमें हम मेज़र करते हैं कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड कम स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस ज़्यादा वीक है, मतलब कौन सा ज़्यादा वीक बेस है। तो इसको जानने के लिए हम एक स्केल यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल इन्वर्सली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन, तो ये बताता है कि प्रोपोर्शन बताता है कि हाइड्रोजन आयंस का कितना प्रोपोर्शन है और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस का कितना प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ें बताता है पीएच स्केल, ठीक है। ठीक है, बताता है। और मीन द हाई कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन लेस देन पीएच वैल्यू द एसिडिक। ऑब्वियसली क्या है, अगर किसी का हाइड्रोजन आयन का अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा, पीएच वैल्यू एसिडिक क्या होगी, लेस हो सकती है, ठीक है, लोअर टू कंसंट्रेशन। अभी आगे देखते हैं ये सब चीज़ें क्या होती है। देखो ये रहा हमारे पास पीएच स्केल। अब सिंपल सी बात करो, देखो आपको 7 दिख रहा होगा, आपके बीच में एक 7 दिख रहा होगा। ये 7 को बड़ा गौर से देखिए। 7 जो होता है, ये 7 होता है, ये वो सिचुएशन होती है जब एसिड विट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रल कर देते हैं। जब ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं तो इनका जो टेस्ट होता है ना तो एसिडिक रहता है ना बेसिक रहता है, एकदम बिल्कुल टेस्ट ले, दोनों आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे बेस से एसिड है, तो ये बीच का न्यूट्रल माना जाता है। अब 7 से जितने भी कम होंगे, जितने भी आप 7 से लेफ्ट साइड पे जाओगे तो जितने भी एसिड्स होंगे उतने क्या होते हैं, स्ट्रांग होते जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर 6 नंबर का कोई एसिड्स है, ठीक है, और 0 नंबर और 1 नंबर का कोई एसिड है, तो कहने के मुकाबले 0 नंबर का 6 नंबर का जो एसिड होगा वो कम एसिडिक होगा कंपैरिजन में नंबर 1 के। क्यों, नंबर 1 वाला जो एसिडिक होता है वो बहुत ज़्यादा होगा और नंबर 6 का जो एसिडिक होगा वो कम होगा। तो कहने का मतलब है 7 से आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो एसिडिक की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। इसी मतलब ऐसी इधर की साइड देख लीजिए, ऐसी इधर की साइड देख लीजिए। अगर 7 से इधर की तरफ जाएगा तो मतलब राइट साइड की तरफ जाएगा तो इसका मतलब अब क्या होगा कि बेस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी है और बेस का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सिंपल सा कहने का मतलब है, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है बेस वाला जिसका क्या पीएच वैल्यू 8 है, जैसे हम उसका पीएच वैल्यू 14 पे जाएंगे तो जो 8 नंबर का पीएच वैल्यू होगी किसी भी बेस की, उसका जो टेस्ट होगा वो कम बीटर होगा, लेकिन जो 14 नंबर का टेस्ट होगा वो उतना बीटर होगा कि आपकी जी और जवान बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा 14 पे आते और 8 पे आते ही कम होगा। तो कहने का मतलब है 7 से
राइट साइड की तरफ जाते हैं तो बेस क्या होते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं, और 7 से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो आप कह सकते हो कि एसिड और स्ट्रांग होते जाते हैं, और 7 पे आकर जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सिंपल ये पीएच स्केल है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा बेस ज़्यादा बेसिक है और कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, इस चीज़ के पीएच स्केल के द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, अब ये कुछ दे रखे हैं आपको, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिसके आपको एसिडिक बता रखे, तो हम देखते हैं क्या क्या है। देखो, पीएच मेजर हाउ तो एसिडिक बेस इन सॉल्यूशन। हम पीएच स्केल से क्या पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक और बेस कौन सा है, इसके द्वारा हम पता लगाते हैं। अब रेंज ऑफ कितनी होती है, 0 से 14 तक होती है, मैंने अभी पीछे आपको दिखाया। अब कोई भी एसिडिक है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। कहने का मतलब है कि सिंपल सी बात है, अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा वीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से कम करना पड़ेगा। 7 से लेफ्ट साइड, मैंने अभी बताया था, लेफ्ट साइड नीचे की साइड जाओगे, बिलो जाओगे तो और ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। ऐसी सॉल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू 0 इज द वेरी एसिडिक, और जैसी 0 वैल्यू पीएच वैल्यू पे आएगी तो उसका तो आप बता ही नहीं सकते कितना एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा और वो आपको डैमेज भी पहुंचा सकता है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सॉल्यूशन पीएच वैल्यू 7 होगा तो वो जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो वो बेसिक की प्रॉपर्टी शो करेगा ना ही वो एसिड्स की प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसी प्योर वाटर, इसलिए हम प्योर वाटर को क्या बोलते हैं, पीएच वैल्यूज में 7 होता है। क्यों, ना तो वो एसिड्स के फॉर्म एसिडिक में आता है, ना ही वो बेसिक्स के फॉर्म में आता है, बेसिक से सॉल्यूशन में आता है, इसीलिए इसे न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब बेसिक सॉल्यूशन है तो पीएच वैल्यू अब 7 से ऊपर जितने भी पीएच वैल्यू होगी वो सब क्या होगी, बेस का सॉल्यूशन की होगी, और बेस जितना 7 से ऊपर अब जाओगे उतना ही ज़्यादा बेस जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा और बेसिस एक टेस्ट देता रहेगा। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, आप लोग ये देख सकते हो। देखो, जैसे आपको टमाटर है, आपको बनाना है, एप्पल है, आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इनकी एसिडिक्स के बारे में आपको दे रहा है, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आप चाहो तो आप बुक में ये चीज़ बहुत डिटेलिंग में देख सकते हैं। ठीक है, अब वही वाली चार्ज 7 पे है तो ये क्या है, न्यूट्रल है, जैसे वाटर और ब्लड होता है। ठीक है, एक तरीके से न्यूट्रल होता है। अब जैसे ही आप ऊपर जाओगे, मतलब 7 से बिलो जाओगे, बिलो मतलब 7 से नीचे, ये सीधा दे रखा है, नीचे जैसे चाहो आप वैसे समझ, तो जितना आप 7 से क्या जाओगे, बिलो जाओगे, उतने ही ज़्यादा जो होगा, जो एसिड होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता हुआ जाएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होता है वो तो इतना हाइड होगा तो आपको डैमेज भी पहुंचा सकता है। विनेगर हो गया, एसिड रेन हो गया, ये सब एसिड्स में आते हैं। और जितना भी आप 7 से अबव जाओगे वो सब क्या बनाएंगे, एल्कलाइंस बनाएंगे। एल्कलाइन मतलब बेस बनाएंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हुए चले जाएंगे, जैसे 9, 10। जैसे कि आपको दिखा वॉशिंग, अब लिक्विड वॉशिंग कपड़े धोने होता है, लाइम वाटर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस में होते जाते हैं 7 से अब जाते हुए। ठीक है, ये आपको सिंपल था। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब क्या है कि अब इसे क्या कहा जाता है, इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है पीएच वैल्यू को पता लगाने के लिए है। इसी तरीके से कुछ पीएच वैल्यू, अब कुछ ऐसे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं जिनके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि एसिडिक, कॉमन एसिडिक और बेस की प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं कैसा है। जैसे कि कॉमन इंडिकेटर रिलेशन टू एसिड बेस को दिखाते हैं, तो ऑफ्टन एसिडिक और बेसिक स्ट्रक्चर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज, तो एसिडिक और बेसिक के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्स टू मैनी डिफरेंट कलर इन डाई में बहुत सारे कलर मिला रहे, तो आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे, डिफरेंट पीएच वैल्यू रहेगी, जिससे कि आप बता सकते हो कि इस रेंज में आने पर उस एसिडिक की जो कलर होगी, रेंज होगी, वो कितनी होगी। ये साइंटिस्ट द्वारा बताया गया है कि इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि हाँ, कि इस नंबर पे आने पे वो एसिडिक का कलर क्या होगा और इस नंबर पे आने पे उस बेस का कलर क्या होगा। ये सब चीज़ें, इसी को बोला गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। सिंपल सी बात है बच्चों। जैसे देखो, ये है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर चार्ट दे रखा है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, कोई सोल्यूशन है, अब उस सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 4 है तो उसका कलर क्या होगा, ऐसा होगा। अब पीएच 5 होगा तो ऐसा कलर हो जाएगा, पीएच 6 होगा तो ऐसा हो जाएगा, 7 होगा तो ऐसा, 8 होगा तो ऐसा, 9 होगा ऐसा और 10 होगा। तो क्या मतलब, ये यूनिवर्सल मतलब साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है चार्ट की पीएच वैल्यू पे आने पे ऐसे ऐसे कलर हो जाते हैं, जो आपको एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि कौन से पीएच वैल्यू पे आने पर जो कलर होता है, सॉल्यूशन कलर होता है वो ब्लू हो जाता है। ऑब्वियसली आपको पीएच 10 पे आने पर उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है जो आपको जनरल आइडिया अपने दिमाग में रखना है बच्चों। ठीक है, अब ये आपको दे रखा, थोड़ा टिल्ड है, देख लीजिए। देखो बीच में क्या है, न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल का कलर क्या है, ग्रीन रखा है। अब जैसे आप 7 से ब्लो जाओगे तो कलर चेंज होता जाएगा, और जैसे ही आप
क्या 7 से अब जाओगे तो कलर चेंज हो जाता है। 7 से ऊपर गए तो वो एसिड्स होते हैं, और 7 से नीचे गए तो वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो आप देखिए जैसे कि लाइम ग्रीन, ठीक है, फिर और ऊपर जाओगे एसिड में तो येलो हो जाएगा, फिर रेड में जाए बैग हो, फिर ऑरेंज, फिर पिंक, फिर रेड, इस तरीके। रेड होते ही कहने का मतलब है, रेड मतलब डेंजर, खतरे का निशान। तो इसलिए रेड आते ही जो एसिड है तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है पीएच। और ऐसी ऐसी क्या बेस में होता है, जब देखो बहुत ही कह सकते हैं वीक बेस में अगर हम देखें तो उसका डार्क ग्रीन होता है, और जैसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसी लास्ट पेज पर होता है तो वो किसका क्या होता है, पर्पल होता है। तो आप देख रहे हो कलर देखो पर्पल हो गया। तो कहने का मतलब है ग्रीन, फिर ठीक है, ग्रीन का डार्क डार्क ग्रीन, फिर एगो, फिर पेल ब्लू, फिर डार्क ब्लू, फिर ब्लू, और वॉयलेट और पर्पल। तो कहने का था जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है तो उसका कलर क्या होता है, पर्पल है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो कलर चार्ट दिए गए हैं, जिससे आपको दिमाग में एक आइडिया मिल जाए कि पीएच वैल्यू का कलर किस तरीके से क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, हमने अभी पढ़ा था पीएच वैल्यू, अब देखते हैं यूनिवर्सल आइडेंटिटी के क्या ये रेंज दे रखी है, कितना रेड, येलो, ग्रीन कलर दे रखा है, ये किस लिए दे रखा है, क्या है। तो कुछ नहीं है, ये ऑब्वियसली यही वही वही बात है जो मैंने बताया। जितना रेड कलर होगा वो शो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। ऐसी ऑरेंज और येलो जो होते हैं वीक एसिड्स को शो करते हैं। ऑरेंज और येलो कलर जो होंगे वो क्या दिखाएंगे, वीक एसिड्स को। और ग्रीन कलर जो है वो क्या दिखाएगा, न्यूट्रल दिखाएगा, कि जो एसिड और बेस है वो न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसी ब्लू और इंडिगो शो करेगा वीक वीक बेस को, ऐसी पर्पल और वायलेट शो करेगा स्ट्रॉन्ग बेस को। तो सिंपल सा कलर का रेंज से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कितना वीक है कितना स्ट्रॉन्ग है। इससे हम आइडेंटिफाई द्वारा हम चीज़ों को ये जान सकते हैं कि किस रेंज में कौन सा एसिड आने पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कौन सा एसिड वीक हो जाता है। इसी तरीके कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कौन सा बेस वीक हो जाता है, ये सब इसमें यूनिवर्सल आइडेंटिटी के कलर के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इम्पॉर्टेंट ऑफ पीएच वैल्यू ना एवरीडे लाइफ। अब हमारे लिए पीएच वैल्यू क्यों जरूरी है, कहने का था हमारे एसिड और बेस क्यों जरूरी है हमारे रियल लाइफ में। बहुत सी चीज़ों में हमें ज़रूरत होती है, क्या होती है, एसिड और बेस की हमारी। ठीक है, तो सबसे पहला यूज़ होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा जो पेट होता है, स्टमक होता है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये मदद करता है डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। हाँ, विदाउट पेट को क्या पहुँचाए, स्टमक को विदाउट हार्म पहुँचाए। हमारा जो एसिड्स होता है वो क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द इंजेक्शन द स्टमक प्रोड्यूस अ मच एसिड एंड द कॉज ऑफ पेन एंड इरिटेशन। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा हम एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसीलिए हमें क्या होता है, अगर मान लो कि हमने ज़्यादा खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पेट में ईचिंग शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है, इरिटेशन होने लगता है, पेट फूलने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे क्या करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेस का। देखो मान लो सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे आप किसी शादी में गए और आपने दबा के खाना खाया, दबा खाना खाया। अब खाना खाने के बाद क्या होगा, आपके पेट में आपने ओवर ईटिंग कर ली। जब ओवर ईटिंग हो जाएगी तो क्या होगा, आपके पेट में पेन और क्या होगा, स्टमक में इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही बेस एसिड के साथ मिक्स करेगा तो वो क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उसे न्यूट्रल बना देगा, और जिससे क्या होगा, आपके पीएच वैल्यू मेंटेन हो जाएगी। इसीलिए आप देखा होगा कि ज़्यादा ओवर ईटिंग खाने का तो हम क्या खाते हैं, इनो आपने देखा होगा। तो इनो जैसे खाएंगे तो हमारे पेट में क्या होगी, गैस बनेगी, और वो गैस बाहर पेट से रिलीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो एसिडिक की पीएच वैल्यू बढ़ गई है, उस पीएच वैल्यू को क्या कम कर देता है, ये बेस कम कर देता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बेस को एक क्या होता है, एंटी एसिड्स की तरह काम करते हैं, एंटी एसिड की तरह काम करते हैं बेस का यूज़। इसलिए क्या मैंने पढ़ा था कि एसिड जो है बेस का रिएक्ट करने पर क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, तो यही वाले है कि ये जो न्यूट्रलाइज कर देता है, यही सब चीज़ें हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, ये बेस ऑफ द यूज़ ऑफ पर्पस, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऐसी दांत में अगर हमारे द पीएच वैल्यू द कॉज ऑफ द टीथ देखे तो ठीक है, हाउ टू एसेट द रिस्क। तो अगर ज़्यादा मान लो कि हमारे पीएच वैल्यू ज़्यादा हो गई तो हमारे दांत भी क्या सड़ने लगते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड बेस का आपस में एक बैलेंस बना के चलते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में क्या प्रॉब्लम ना हो, कीड़े ना लगे। तो इसीलिए पीएच वैल्यू का चेंज होना और पीएच वैल्यू जब ज़्यादा हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम बेस का यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब और भी चीज़ जो देखते हैं क्या क्या होता है। जब हम
ईट शुगर कंटेनिंग फूड खाते हैं, ऐसे फूड जिनमें शुगर मिला हुआ होता है, वो क्या करते हैं, वो हमारे पेट के अंदर जो होते हैं बैक्टीरियास, उसको ब्रेक कर देते हैं, शुगर को ब्रेक कर देते हैं, किस में, फॉर्म ऑफ एसिड के फॉर्म में, जिससे कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है। ऐसे टू डिके इन द एसिडिक फॉर्म ऑफ द माउथ फॉर बिलो द 2.5। अगर हमारे दांत में, हमारे मुंह के अंदर 5.5 पीएच वैल्यू से कम अगर हमारी एसिडिक बढ़ गई, कम का मतलब हमने क्या कहा था कि अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक बढ़ती जाएगी, तो मतलब हमारा जो माउथ होता है उसका पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो गया तो इसका मतलब हमारी बॉडी में ऐसे, हमारी माउथ में क्या हो जाएगा, एसिडिक बढ़ जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा तो हमारे क्या होगा, दांत खराब होने लगे। इसलिए मेंटेन करने के लिए हम क्या, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने दांतों को खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं, और साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, और माउथ को अच्छी तरीके से खाने का धोते हैं, जिससे कि हमारे मुंह में जो एसिडिक है वो 5.5 से ज़्यादा ना हो। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ऐसी प्लांट एंड ऑल्सो सेंसिटिव और पीएच चेंज। अब पीएच चेंज होने से प्लांटों में भी और एनिमलों में भी बहुत फ़र्क होता है। एनिमल में तो हमने देख लिया, हम लोग हैं, ह्यूमंस भी तो एक एनिमल है। अब प्लांट में देखते हैं प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसकी वजह। देखो, सबसे पहले अगर प्लांट इज़ अ रिक्वायर्ड टू पैसिव पीएच चेंज इन द हेल्दी ग्रोथ। अब क्या है कि कोई प्लांट है, अगर उसे ग्रो करना है तो उसकी सॉइल में जो है वो पीएच वैल्यू मेंटेन हो जाए। अगर एसिडिक ज़्यादा हो गई मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, तो वो क्या करेगा, उस प्लांट को मारना, ख़त्म करना शुरू कर देगा। इसीलिए क्या होगा, वो उसके लिए प्रॉब्लम, इसी मारे दे डू नॉट गेट टू द सर्कमस्टेंस और डाई, और इस कैसे क्या हो सके कि वो मर भी सकते हैं इस कंडीशन। इसीलिए हम उनमें बेस मिला के उनके पीएच वैल्यू को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। कि वो बेस मिलाते क्या होगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रल बनाएगा, और उससे क्या होगा, एक मेंटेनेंस रखेगा पीएच वैल्यू के अंदर, पीएच वैल्यू की सॉइल के अंदर। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप लोग आ गया होगा समझ में। अब इफ द सॉइल बिकमिंग द एसिडिक इन टू बेसिक इन प्लांट डू नॉट ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर मान लो, अभी हमने पीछे सॉइल का पिक्चर देखा, वही चीज़ ये बता रहा है। तो क्या करेंगे, अगर किसी प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर ज़्यादा एसिडिक हो गया और ज़्यादा बेसिक हो गया तो प्लांट क्या ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए सॉइल का जो पीएच वैल्यू वो कितना होना है, शुड बी 7 फॉर द बेटर ग्रोथ। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू 7 रहेगा तो प्लांट अच्छी तरीके ग्रो करेगा। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा, तो क्या होगा, प्लांट को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इफ़ द सॉइल बिकम सो बेसिक, तो क्या ऐड टू ऑर्गेनिक मैटर्स विच कंटेन टू एसिड्स। हम क्या होता है, अगर मान लो किसी सॉइल के अंदर बेसिक ज़्यादा हो गए तो हम उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स मिला देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसमें एसिड ज़्यादा कंटेन होगा, और वो आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे, जिससे क्या होगा, पीएच वैल्यू मेंटेन रहेगी इन दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, अब पीएच वैल्यू सर्वाइवल एंड, अब जानवर को भी जीने के लिए, जैसे ह्यूमन से हमने अभी आपको बताया था, को प्लांट और प्लांट को जीने के लिए भी जरूरी होता है। तो हम क्या होता है, हमारा जो पीएच वैल्यू होता है, आवर बॉडी वर्क विद इन अ पीएच वैल्यू। अगर हमारी बॉडी में 7 से लेकर 7.8 तक अगर पीएच वैल्यू रही तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगी। अगर उससे ज़्यादा हुई और उससे कम पीएच वैल्यू हुई तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गन कैन सर्वाइव ओनली द नैरो रेंज ऑफ द पीएच वैल्यू। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, हमें ध्यान रखना होता है पीएच वैल्यू को, कि पीएच वैल्यू ना तो 7 से कम हो, ना 7.8 से ज़्यादा हो। अगर 7 से कम होगी तो एसिडिक ज़्यादा बढ़ जाएगी, और 7.8 से ज़्यादा होगी तो बेसिक ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए पीएच वैल्यू का मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसका देखो, एक ये हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, ये रियल एग्जाम्पल है। ये जापान की एक नदी है, शायद जापान का ही आसपास एक नदी था, उस टाइम का ये पिक्चर है। मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या था कि एक नदी थी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और ये इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या होती हैं, अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर में रिलीज़ कर देती हैं, वाटर में छोड़ देती हैं। जब वाटर में रिलीज़ करती हैं तो क्या होता है कि एसिडिक ज़्यादा हो जाती है। जो फैक्ट्रीज यहाँ पर थी वो ज़्यादा एसिडिक बनाने वाली, केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रीज थी, तो वो अपना एसिड्स उसके अंदर क्या है, वाटर के अंदर रिलीज है। अब वाटर में पीएच वैल्यू ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा, जब एसिडिक इंक्रीज करेंगे, हमने बताया ना कंसंट्रेशन क्या होता है, जब आप किसी सॉल्यूशन में जितना एसिड मिलाते जाओगे तो एसिडिक बढ़ती जाएगी, तो इसमें एसिड बढ़ता गया, और जब एसिडिक बढ़ता गया तो क्या हुआ कि उस समुद्र में जो मछलियाँ थी वो मरनी शुरू हो गई। अब वो मरनी शुरू हो गई तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि वहाँ के जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होने लगी, एसिडिक ज़्यादा हो गई, और उससे मछलियाँ क्या है, किनारे पे आके मरनी शुरू हो गई। तो इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा, इस चीज़ को मेंटेन करके उन्होंने क्या करा, उस पानी में बेस की मात्रा मिला दी, बेस को भी रिलीज कर दिया उसके अंदर, और जिससे क्या हुआ, और मेंटेनेंस, इससे बेस मिलाया, इससे क्या हुआ कि एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रल बन गए, न्यूट्रलाइज कर दिया एक दूसरे को, और क्या होगा, पीएच वैल्यू वहाँ पे मेंटेन होगा। अगर एसिडिक ज़्यादा हो जाती और तो प्लांट जो एक्वाटिक एनिमल वो सब मरने शुरू हो गए। तो ये बहुत अच्छा एक रियल एग्जाम्पल था, आप पिक्चर में नेट पर जाके आसानी से सर्च मार सकते हैं, बहुत आपको ये के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, शायद जापान और चाइना
की ही एक ये इंसिडेंट था, मैंने पढ़ा था कहीं पे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे भी लगता है कि जापान का इंसिडेंट था ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे ऐसा होता है, इसलिए मेंटेन रखने के लिए हमें बड़ा ध्यान रखना था पीएच वैल्यू का, ठीक है। अब सेल्फ डिफेंस एनिमल प्लांट केमिकल वॉरफेयर, ऑब्वियसली क्या था, ये भी प्लांट और एनिमल अपने आप को केमिकल वॉरफेयर से बचाने के लिए अपने आप को डिफेंड करते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। अगर इफ द मधु बीज स्ट्रिंग, जैसे मान लो अभी मैंने क्या बताया था कि बहुत से एनिमल प्लांट भी पीएच वैल्यू का यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपना को सर्वाइव करने के लिए, जैसे हनी बी है। अब हनी बी जो होता है, देखा होगा आपकी, जब मधुमक्खी काटती है तो आपकी बॉडी में क्या होता है, वो एक अपनी डंक काटती है, डंक से आपको जब काटती है तो वो अपनी बॉडी से एक एसिड आपकी बॉडी में कैसे रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन और ईचिंग होती है, ठीक है। उसे रोकने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा लगाइए, क्यों? क्योंकि जब जो स्ट्रिंग होता है मधुमक्खी का, उसमें जो भी केमिकल होता है, जो भी उसका जो स्ट्रिंग से केमिकल निकलता है, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। जब वो एसिडिक होता है तो वो आपकी बॉडी को पेन करता है, यहाँ तक कि अगर आपने ढंग से नहीं किया तो वो आपकी बॉडी को क्या करता है, सॉइलिंग भी हो जाती है आपकी बॉडी में उसकी वजह से, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा लगा लीजिए। उससे क्या होगा, एसिड बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको पेन और ईचिंग कम होगी। तो इंस्टिंग क्या होता है, वो जो मारती है एसिड, उस एसिड का नाम क्या है, मेथनोइक एसिड्स होता है। और हमारे स्किन में जाते ही क्या होता है, बर्निंग, जलन सी होने लगती है, ईचिंग टाइप की होने लगती है, ठीक है। तो प्लांट ऑल्सो इंजेक्ट क्या होता है, एथेनोइक एसिड व्हेन टच इन द लीव एंड टू कॉज बर्निंग पेन। अब आप कुछ प्लांट होते हैं, यहाँ तो नहीं, आप जंगलों में जाकर कुछ प्लांट ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप छूओगे तो आपकी बॉडी में ईचिंग होने लगी। जब आपकी बॉडी में ईचिंग होने लगेगी तो क्या मतलब, वो प्लांट जो होते हैं उनके पत्ते एक तरीके का एसिड रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड। वही एथेनोइक हमारी बॉडी को पेन करते हैं, क्यों? वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है दूसरे आउटकम्स से, ठीक है। आउटकम जो भी होता है उनकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, इसी मारे ये लोग अपनी अपनी सेफ्टी के लिए भी पीएच वैल्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे ये देखो, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल, ये देखो मधुमक्खी कभी भी आपको मधुमक्खी करता है तो उसका डंक अंदर रह जाता है। जब डंक अंदर रह जाता है तो ये क्या आता है, एक केमिकल, जैसे हमने मिथेनोइक एसिड्स पढ़ा था, वो एसिड क्या आते हैं हमारी बॉडी में रिलीज कर देता है स्टिंग के थ्रू। और वही जो क्या होता है, मेथेनोइक एसिड्स होता है, वो हमारी बॉडी को पेन पहुंचाता है, पेन क्रिएट करता है। वही पेन हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इसे रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, मिलकर एसिड बेस। और कहीं कहीं हम जो लोकल देसी लोग होते हैं उसका क्या, आपके घर में वो आता है टोंग, चिमटा आता है, उसे भी रख लेते हैं। क्यों? जो मेटल होता है वो ऐसे क्या मिलकर क्या होता है, सॉल्ट और एसिड बनता है। क्योंकि मेटल भी क्या होता है, मेटल ऑक्साइड कैसा रिएक्ट करता है, बेसिक बिहेवियर दिखाता है। वो भी क्या होता है, बेसिक बिहेवियर अपने आप को शो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एसिड साथ मिलकर क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है और आपको ईचिंग और सॉइलिंग होने के चांसेस, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आएगा। हमारा चैप्टर सेकंड एसिड बेस पूरा खत्म हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। आप पहले चैप्टर पढ़िएगा, मेरे लेक्चर देखिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है और अच्छी तरह समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा अपने दोस्तों, जिससे कि हमें एक मोटिवेशनल मिलती है कि वीडियो बनाने, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है हमें वीडियो बनाने में, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो थैंक यू वेरी मच।